हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 4 मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समझेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम अपनी सराउंडिंग में अगर देखें तो बहुत सारी चीजें हमें दिखेंगी। वो सभी क्या है, मतलब सभी तो नहीं, जो चीज भी हमें हमारा काम इजी करते हैं। ठीक है, जो मेरे यूज में जो चीज आ रही है वो क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया है, टाइम, एनर्जी, मनी जिससे हम चीजें खरीद सके, नॉलेज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, स्किल, स्ट्रेंथ, एप्टीट्यूड, मटेरियल गुड जो भी मतलब पेपर, पेन, पेंसिल है। ठीक है, वाटर, एयर जो हम आगे पढ़ेंगे, ये नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर ने हमें दिया है। स्कूल, बिल्डिंग और भी बहुत सारी चीजें जो आपको दिखती है वो सभी क्या है, रिसोर्स है। अब रिसोर्स की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में है, that resources are anything which we make use of while carrying out any activity। रिसोर्स वो है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। दे हेल्प अस इन accomplishing our goal। दे ये किसमें हेल्प करती है, रिसोर्स हेल्प करेगी कि हमारा गोल अचीव हो, जो भी मेरे को जरूरत है जिस चीज की, और वो मुझे मिल जाए तो क्या होगा, वो मेरे लिए रिसोर्स है। अगर मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है तो मैं ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगी। ठीक है, वो क्या है, रिसोर्स है। अब ऐसे ही मुझे कुछ चीज खरीदना है तो मैं पैसे ले रही हूँ। ठीक है, पैसे देकर कोई चीज खरीद रही हूँ तो मनी भी क्या है, रिसोर्स है। मेरी स्किल जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी स्किल है, ये भी क्या है, ये मेरे लिए रिसोर्स है। रिसोर्स को डिफरेंट वे से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसकी। अब जैसे कि एनसीईआरटी ने इसकी 3 क्लासिफिकेशन बताई है। जैसे कि फर्स्ट जो है, हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स, इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्स, और नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ अगली स्लाइड में। अब जो पहले कैटेगरी थी, ठीक है, जिसमें कि रिसोर्स को डिवाइड किया गया था ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। नॉन ह्यूमन रिसोर्स को मटेरियल रिसोर्स बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन रिसोर्स में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं और नॉन ह्यूमन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, खुद एक इंडिविजुअल, एक इंसान, ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि वही क्या करेगा, दूसरे रिसोर्सेज को यूज करेगा। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि मतलब ह्यूमन रिसोर्स में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं। तो ये याद रखना, उस ह्यूमन का क्या होगा, उस ह्यूमन के पास उसकी नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, उसकी स्किल्स है, टाइम है और एनर्जी, ये ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, नॉन ह्यूमन और मटेरियल में सारी चीजें आएंगी जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मनी, स्पेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट और भी चीजें, बट एनसीईआरटी ने यही मेंशन किया है इस कैटेगरी में। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस पूछ सकती है। अब हम ह्यूमन रिसोर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, सेंट्रल है, हर एक एक्टिविटी में सेंट्रल आता है। क्योंकि जितने भी काम होते हैं, ठीक है, जितने भी हम मटेरियल रिसोर्स से काम करेंगे वो कौन करेगा, वो ऑटोमेटिकली हम करेंगे, आप करेंगे। ठीक है, और ह्यूमन ही करेगा। ठीक है, अब वो किस तरीके से उस रिसोर्स का, मतलब जो कि मटेरियल रिसोर्स है उसका यूज करेगा, वो कैसे करेगा, वो अपनी नॉलेज, मोटिवेशन, अपनी स्किल, टाइम, एनर्जी के अकॉर्डिंग करेगा। जो कि एग्जाम्पल्स थे, अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्सेज के जो एग्जाम्पल थे वो उन्हीं का ही, अपने ही स्किल, टाइम का यूज करके, ठीक है, जो मटेरियल रिसोर्स है उसका यूज करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, अब ये कब बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है, जब ट्रेनिंग के थ्रू, सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, नॉलेज रिगार्डिंग एनी फील्ड टास्क कैन बी एक्वायर्ड। मुझे अगर किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज नहीं है तो मैं उसके बारे में रीड करूंगी। ठीक है, मैं अलग अलग चीजें पढ़ूंगी उसके बारे में, मतलब मैं उसके पूरी इंफॉर्मेशन लूंगी, मैं पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही कि एक्वायर्ड करनी पड़ती है, कि जेनेटिक नहीं होती, ये हमें सीखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम इसमें क्या होते हैं, इसमें अच्छे बनते हैं, इसमें स्किलफुल बनते हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहला जो है नॉलेज। अब नॉलेज क्या होता है, नॉलेज जो है
मतलब थ्रू आउट द लाइफ चलती है नॉलेज, पता है ना। अगर आज आपने फूड एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज ले ली या रिसोर्स मैनेजमेंट की ले ली, तो ये आपकी लाइफ भर रहेगी ये नॉलेज। ठीक है, अगर आपने कोई स्किल सीख ली, जैसे अगर आपने कोई कुकिंग सीख ली या टेलरिंग सीख ली, स्टिचिंग सीख ली, तो ये स्किल है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही आपके साथ ही रहेगा, ये आपके पास ही है, ये कोई छीन भी नहीं सकता ये आपकी स्किल। ठीक है, तो इसीलिए नॉलेज क्या कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, ठीक है, एक इंसान के लिए। और हाँ, इधर एग्जाम्पल जो दे रखा है कि अगर किसी को कुकिंग स्टार्ट करनी है तो उसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि गैस, जो कुकिंग गैस है वो किस तरीके से ऑपरेट होगा, किस तरीके से ओपन करेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नॉलेज है उसकी। सेकंड जो है मोटिवेशन, इंटरेस्ट। अब उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वेस्ट है फिर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब ये कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, दिस इंडिकेट कि मतलब कोई भी टास्क, अगर कोई वर्कर है उसको अगर वो मोटिवेट ही नहीं है अपने काम को करने के लिए, तो वो कभी मतलब उस काम को नहीं कर पाएगा ठीक से। थर्ड है स्किल, स्ट्रेंथ, एप्टीट्यूड। अब क्या होता है, जितने भी सभी हमें पता है कि हर एक कोई किसी एक्टिविटी में, हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या होता है कि वो स्किल्ड नहीं होता, वो सीखनी पड़ती है स्किल। ठीक है, वो सीखनी पड़ती है। अब कोई कुकिंग बहुत अच्छी करता है, कोई स्टिचिंग बहुत अच्छी करता है। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक अलग मतलब वो होता है, पॉइंट ऑफ लर्निंग जो है उसकी वो अलग होती है। ठीक है, अब जो फोर्थ है टाइम। टाइम बहुत जरूरी है। हर एक के पास 24 घंटे एक दिन में, लेकिन हर एक कोई अलग अलग तरीके से उससे स्पेंड करता है। ठीक है, कुछ जो होता है टाइम, कुछ टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ उसी को वैल्यूएबल रिसोर्स बना देते हैं अच्छी तरीके से मैनेज करके। तो मैनेजिंग टाइम इन अ स्पेसिफिक पीरियड एंड अटेंडिंग द गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट जो है एनर्जी। अब एनर्जी जो है वो क्या है, हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम करेगा, ठीक है, उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो एवरी लेवल, हर एक लेवल पर हर एक पर्सन की जो होती है, और ये भी एनर्जी फिजिकल फिटनेस पर डिपेंड करती है। हर एक की फिजिकल फिटनेस, मेंटल कंडीशन डिफरेंट होती है, और ये एज के अकॉर्डिंग भी, जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फैमिली पे भी डिपेंड करती है। तो ये हमने पढ़ लिया ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। टाइम को सोचा जा सकता है इन 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब फर्स्ट जो है वर्क टाइम, सेकंड नॉन वर्क टाइम, थर्ड है रेस्ट एंड लीजर टाइम। ठीक है, ये जो 3 डायमेंशंस है ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, जो कि वर्क टाइम होता है, जो हमारा मेन टाइम जिसमें हम एक्टिवली किसी काम को करते हैं। नॉन वर्क टाइम जिसमें उस काम को नहीं किया जा रहा है। रेस्ट एंड लेजर टाइम, जब हम रेस्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम वो काम करेंगे लेजर टाइम में जो हमें ठीक, जो हमें अच्छा लगता है करना। ठीक है, अब इसे 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम अपने टाइम को बैलेंस कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मतलब जो भी इस 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर अपने टाइम को बैलेंस कर लेगा, तो वो फिजिकली फिट, इमोशनली स्ट्रांग एंड इंटेलेक्चुअली अलर्ट भी रहेगा। नॉन ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, मटेरियल रिसोर्स है ये। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है मनी। हम सभी को मनी की जरूरत है, ठीक है, और जो मनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, कोई अमीर है कोई गरीब है। ठीक है, बट ये है कि मनी जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है, इसका बहुत जुडिशली यूज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है मटेरियल रिसोर्स। अब मटेरियल रिसोर्स में क्या है, स्पेस, फर्नीचर, क्लोथ्स, स्टेशनरी, फूड आइटम, ये सारी चीजें जिससे कि मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी मेरे को जरूरत है, जैसे अगर मुझे लिखना है तो पेन चाहिए, ठीक है, मुझे स्टेशनरी आइटम्स चाहिए, तो ये क्या है, टू कैरी, जो भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए ये रिसोर्स बहुत जरूरत है। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के सेकंड कैटेगरी के बारे में। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, ये जो रिसोर्स होते हैं वो इंडिविजुअल को पर्सनल यूज के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हर एक इंसान का अपना एक रिसोर्स होता है,
अब ये ह्यूमन भी हो सकते हैं, नॉन ह्यूमन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर उस पर्सन की स्किल है, नॉलेज है, तो ये क्या है, ये उसका ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन अगर वो उसका बैग है, उसके क्लोथ्स है, तो ये क्या है, उसका नॉन ह्यूमन रिसोर्स, जो कि मटेरियल रिसोर्स है, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब जो उसका है, जो उसके पर्सनल यूज के लिए। सेकंड जो है वो शेयर्ड रिसोर्स है। शेयर्ड का मतलब है कि वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, या जिस कम्युनिटी में रह रहा है, या जिस फैमिली में रह रहा है, वहां पर जो चीजें उसे शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। ये नेचुरल भी हो सकती है, कम्युनिटी बेस्ड भी हो सकती है, जैसे कि पार्क है, पार्क में सभी सोसाइटी के लोग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, शेयर्ड रिसोर्स है। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे रिसोर्स की थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, जो कि है नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्स। नेचुरल क्या है, जो भी नेचर में रिसोर्स अवेलेबल है, जैसे कि वाटर, माउंटेन, एयर, ये सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, जो कि नेचुरली भगवान के थ्रू गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। अब सेकंड जो है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, ये रिसोर्स किसी भी इंडिविजुअल को, वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, जिस भी सोसाइटी का मेंबर है, कम्युनिटी का मेंबर है, वो उसे वहां से मिल रही है, ठीक है। जैसे कि क्या होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ठीक है, और डॉक्टर, रोड, पार्क, ये सारी चीजें क्या है, किसी भी कम्युनिटी में है, ये उसे एज अ कम्युनिटी मेंबर मिल रही है, तो ये क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स है, ठीक है। अब ये ह्यूमन भी हो सकती है और नॉन ह्यूमन भी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसोर्स के, ठीक है। अब ये जो 4 पॉइंटर्स है बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ही क्या है कि वो कुछ इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहा हो, उसकी यूजफुलनेस हो, ठीक है। तो ऐसा रिसोर्स जिसकी यूजफुलनेस होगी और इम्पोर्टेंस होगा, जिससे कि मेरा गोल अचीव हो सके या किसी भी इंडिविजुअल का गोल अचीव हो सके, ठीक है। मतलब रिसोर्स के अंदर क्या होनी चाहिए, रिसोर्स की यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो उस इम्पोर्टेंट होना चाहिए ताकि गोल अचीव हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और गोल पर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि काउ डंग जो है वो एक वेस्ट है, ठीक है। अब वो किसी के लिए वेस्ट है, लेकिन कोई क्या कर रहा है, उससे फ्यूल बना रहा है, उससे उससे मैन्योर बना सकता है, या उससे वो उपले बनते हैं, ठीक है, वो बना सकता है। तो ये क्या है, उसके लिए तो ये क्या है, फ्यूल बन गया, मैन्योर बन गया, या उपले बन गया, तो ये उसके लिए यूजफुल है। सेकंड है एक्सेसिबिलिटी। अब ये इजीली एक्सेस होना चाहिए इसका, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मनी का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि कुछ लोगों के पास मनी जो है वो तुरंत अवेलेबल है, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनके पास नहीं है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, बट रिसोर्स क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए हर किसी के लिए। जो वो थर्ड है, इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक रिसोर्स के जगह मतलब मेरे को दूसरा ना मिले। तो ऐसे इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है कि मतलब उसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अगर मुझे एक रिसोर्स नहीं मिल रहा तो उसकी जगह मैं दूसरा ले लूं। जैसे कि अगर स्कूल बस आपको लेनी है, ठीक है, आपको टाइम पे पहुंचना है स्कूल बस से, और स्कूल बस नहीं है, तो आप दूसरा व्हीकल ले सकते हो, ठीक है। आप कार ले सकते हो, या दूसरा उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। तो ये क्या है, ये उसका कैरेक्टर है कि रिसोर्स को इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। मैनेजेबल क्या होता है, रिसोर्स कैन बी मैनेज्ड, ठीक है। पता है कि रिसोर्स लिमिटेड है, बट ऐसा रिसोर्स वो है जो मैनेज हो सके, ठीक है। वो भी कब कि कम इनपुट में उसका ज्यादा आउटपुट हो सके, ठीक है। अब जैसे कि अगर कपड़े धोने के लिए एक बकेट से कपड़े धो सकते हैं, तो मैं 2-3 बकेट ऑफ वाटर क्यों वेस्ट करूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये 4 पॉइंट है, यूटिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी, मैनेजेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स है। मैनेजिंग रिसोर्सेज, ठीक है। मैनेजिंग रिसोर्सेज जो है इज अबाउट गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम द रिसोर्स विच आर अवेलेबल टू अस। जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें से बेस्ट निकालना, ठीक है। अब हर किसी के पास क्या है, 24 आवर्स है, बट क्या होता है, 24 आवर्स हर किसी के पास है एक दिन में, लेकिन कोई उसका बहुत अच्छी तरीके से हर एक घंटे का यूटिलाइज करके अपना गोल अचीव करता है, और कोई पूरा दिन वेस्ट कर देता है, ठीक है।
और कोई इतना अच्छा प्रोडक्टिव डे कर निकालता है अपने टाइम में से और कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैनेजिंग रिसोर्स इज अबाउट गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम द रिसोर्स। मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट प्रोसेस के 5 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी जाती है या इसको जंबल करके दे दिया जाता है। सबसे पहला जो है प्लानिंग पढ़ रहे हैं अब। प्लानिंग जो होती है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट प्रोसेस का। फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। जो भी हमें चीज करनी है, ठीक है, उसके लिए हमें प्लान करना होगा। अब ये जो प्लानिंग है ना, जो भी मेरे को गोल अचीव करना है, ठीक है, ये हेल्प करता है विजुअलाइज करने के लिए उस गोल को। ठीक है, दूसरे वर्ड में कह सकती हूँ मैं कि जो प्लान है ना, इज टू प्रोड्यूस अ स्कीम फॉर एक्शन। ये एक्शन के लिए स्कीम भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो भी गोल मुझे अचीव करना है। अब ये जो स्टेप्स है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी आता है कि प्लानिंग की क्या स्टेप है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा, आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर मुझे बाहर जाना है, ठीक है, और बाहर मौसम खराब, तो ये मेरी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम हो गई। सेकंड है आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब मैं सोचूंगी कि मुझे या तो अम्ब्रेला लेकर चली जाऊं, मैं मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है, या मैं सोचूं ऑटो से चली जाऊं। ठीक है, लेकिन मेरा जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव हो गए, या तो अम्ब्रेला लेकर चली जाऊं या ऑटो से चली जाऊं। ठीक है, थर्ड है चूजिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब क्या है, चूजिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब इस दोनों ऑल्टरनेटिव से मैं क्या करूंगी, मतलब वो चूज करूंगी जो मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अब मैंने सोचा कि चलो ऑटो ले लेते, बीच में बारिश हो जाएगी। ठीक है, ऑटो ले लिया, तो मैंने क्या किया, दोनों में से जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल थे उसमें से कोई एक चूज कर लिया। ठीक है, फोर्थ में कह रहा है एक्टिंग टू कैरी आउट द प्लान। अब ये प्लान हो गया, मैं चली गई। ठीक है, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, मैंने एक्शन में ले लिया। फिफ्थ है एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। अब क्या होगा कि अब जो भी सिचुएशन आएगी वो मुझे एक्सेप्ट कर, अगर बारिश नहीं आई तो मैं सोचूंगी कि भाई ऑटो लेना खराब था। ठीक है, अगर बारिश आ गई तो मैं सोचूंगी अरे अच्छा हुआ कि मैं वॉक करके अम्ब्रेला लेकर नहीं गई। ठीक है, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस कॉन्सिक्वेंसेस को। ठीक है, ये डायग्राम है कि ये मेरी करंट सिचुएशन है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट या प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, और मुझे जहां पहुंचना है, ठीक है, वो मेरा फ्यूचर इमेज गोल है। तो ये क्या करेगा, ये जो प्लानिंग होता है ये इसी गैप को फिल करता है। प्लानिंग के बाद जो आता है वो ऑर्गेनाइजिंग आएगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि मुझे अगर कुक करना है, कोई सब्जी बनानी है मुझे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्लान करूंगी कि मुझे बनाना क्या है। ठीक है, अब आलू गोभी बनानी है। ठीक है, प्लान करना है, मैंने सोच लिया है कि मेरे को आलू गोभी बनानी है। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करूंगी, मैं वो सारे सामान इकट्ठे करूंगी जो मुझे जरूरत है आलू गोभी बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इट इज कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्लान। जो मुझे प्लान इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए जो भी मटेरियल जरूरी है, जो भी रिसोर्सेज जरूरी है, वो मैं कलेक्ट करूंगी और अरेंज करूंगी। ठीक है, थर्ड है इम्प्लीमेंटिंग। अब इम्प्लीमेंटिंग में क्या होगा, दिस स्टेप इन्वॉल्व कैरी आउट द प्रिपेयर्ड प्लान। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मैं जो भी सामान मैंने कलेक्ट किया, अब मैं उससे बनाना स्टार्ट करूंगी सब्जी। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि इट हेल्प्स मॉनिटर द आउटकम। ठीक है, अब जो चीज बन रही होती है ये उसी को बीच में क्या करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, ताकि कि जो मेरा प्लान है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट एज टू प्रोवाइड फीडबैक। बीच में मैं चेक करूंगी कि मतलब आलू या गोभी मतलब हो गया है या नहीं हुआ, सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है,
ठीक है, मैं एरर्स चेक करूंगी कि आलू कच्चे तो नहीं रह गए, ये एरर्स चेक करना बोलते हैं इसे। ठीक है, और बीच में मैं अगर नमक टेस्ट कर रही हूँ कि ठीक है या नहीं है, ठीक है, तो फीडबैक हेल्प करेगा मुझे कि हाँ उसमें सॉल्ट ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब फीडबैक हेल्प यू टू रिवाइज योर प्लान ऑफ एक्शन सो यू कैन अचीव योर गोल। ठीक है, फीडबैक बीच में अगर मुझे मिलेगा, ठीक है, मैं देखूंगी कि नमक कम है तो मैं डाल दूंगी उसमें, तो ये क्या हो गई, ये मेरा गोल अचीव करने में मदद होगा ना, ठीक बन जाएगी सब्जी। इसी तरीके से क्या है, फीडबैक बहुत जरूरी है वैसे। फिफ्थ है इवैल्यूएशन, लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन। अब इस स्टेज में क्या होता है, इवैल्यूएशन में मैं जब फाइनल आउटकम होगा, मेरा फाइनल प्रोडक्ट आलू गोभी बन के रेडी होगी, तो मैं देखूंगी क्या ये सही बनी है या नहीं, जैसे बननी चाहिए थी, जैसे होती है वैसे बनी है या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि द एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड रिजल्ट, जैसा चाहिए था उससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ऑल द लिमिटेशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टास्क आर नोटेड, जितनी भी लिमिटेशंस आई बीच में, जितने भी स्ट्रेंथ थी उसको नोटिस किया जाता है, और फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में गलती ना हो उसे ध्यान में रखा जाता है। ऐसे होता है ना, एक बार ही खराब बनती है, फिर दूसरी बार मैं उसी चीज को ध्यान में रखूंगी और फिर वो गोल नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक से अचीव होगा। ठीक है, ये थे हमारे 5 मैनेजमेंट प्रोसेस जो कि बहुत जरूरी थे, ये एग्जाम में आते